साइटोसिन ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड और एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड। ये बात समझ गए हो? क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से ज्योमेट्री में डिफरेंट हैं। राइट, तो अब मैं एक दो चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ अपना स्क्रीन, दूसरा वाला स्क्रीन शेयर करूँ। मैं इसको जरा ऑफ करूंगा अपने टैबलेट का। So let me to share now. Share screen. अच्छा जी, तो मैं इसको पहले यहाँ से ऑफ कर दूं। And then what is the key here? So the key is 957 5981 610. आप देख सकते हैं कि बॉन्ड नंबर 1, कार्बन नंबर 1 को मैंने रेड से 2 से 3 से, और आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 3 जो है वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये तो हो गया नॉर्मल। तो मेरे लेफ्ट पे टॉप पे साइटोसिन है और नीचे जो है वो थायमिन है, और राइट पे ग्वानिन है। थोड़ा सा ये ब्लर है बाहर, आपको अगर देखेंगे तो नजर आ रहा होगा। और ये आपको बॉन्डिंग्स भी दिखाई जा रही है कि 3 बॉन्डिंग ग्वानिन साइटोसिन के दरमियान और 2 बॉन्डिंग जो है वो एडेनिन और थायमिन के अंदर होगी। सही है, फॉस्फेट भी आपको नजर आ रहे हैं, 5 एंड और 3 एंड भी आपको दिखाए गए। चलिए, अब मेरा जो मेन फोकस है वो है, जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का क्या मतलब है? सेमी का मतलब होता है पार्शल, हाफ, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कंजर्व करना, अपने आप को कंजर्व करना, मेंटेन रखना। और रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, डबल होना, एक चीज को डबल कर देना। बेटा, आप लोग जानते हैं कि माइटोसिस के अंदर एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, एक सेल 2 में डिवाइड होता है। अब अगर सेल डिवीजन होने जा रही है, ये हमारा एक सेल है, और इस सेल के अंदर, बल्कि सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स, ये आप जानते हैं। और आपको पता है कि एक क्रोमोसोम का मतलब होता है 1 क्रोमोसोम इज 1 डीएनए मॉलिक्यूल। यानी अगर आप एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हो तो ये एक क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए होता है। आप कहते हैं कि माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, और दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है, यानी 46 यहाँ पर भी और 46 यहाँ पर भी। अच्छा, अब क्या आपने ये सोचा है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है और वो डिवाइड होता है और फिर 46 बने? तो ऐसे कैसे मुमकिन है? ये तो 23 आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में ये डबलिंग हो रही है और 46 से हम जा रहे हैं 92 पे। बीच में कोई ऐसा स्टेप है कि पहले हम डीएनए को डबल कर लेते हैं और फिर दोबारा सेपरेट करते हैं? बेटा, आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, तो ये जो डबलिंग वाला स्टेप है, ये वाला जिसमें 92 होते हैं, इसको कहते हैं इंटरफेस। इसको कहते हैं इंटरफेस। तो इसका मतलब है माइटोसिस से पहले जो स्टेप होगा वो कौन सा स्टेप होगा? इंटरफेस होगा। पहले इंटरफेस होगा और फिर माइटोसिस होगी। माइटोसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस
is the type of mitosis is the type of nuclear division. Mitosis is the type of nuclear division. While interphase क्या होगा? Interphase is the preparatory step. क्या मतलब हुआ preparatory step का? What do you mean by preparatory step? यानी एक सेल को सेल डिवीजन से पहले प्रिपेयर करना, तैयार करना. अच्छा, जाहिर सी बात है एक सेल अगर दो सेल में डिवाइड होने जा रहा होगा तो पहले इसकी डीएनए कंटेंट से पहले इसके ऑर्गेनेल्स भी डबल होंगे. अगर माइटोकॉन्ड्रिया 10 है तो 20 हो जाएंगे, राइबोसोम 100 है तो 200 हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 50 है तो 100 हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 नैनोग्राम है तो 10 नैनोग्राम हो जाएगा. हर चीज डबल होना शुरू हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उसको फिर जब दो में डिवाइड करेंगे तो जो डॉटर सेल होंगे फिर वो ओरिजिनल पेरेंट की तरह उसी वक्त हो सकते हैं ना, क्योंकि उनकी तमाम चीजें वही हो जो पेरेंटल सेल में है, उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है. तो इसीलिए क्या होगा कि एक प्रेपरेटरी स्टेप होगा, एक सेल को पहले डबल कर दिया जाएगा ताकि फिर वो उस सेल का हिस्सा बने. तो इसी में एक तो ऑर्गेनेल की डबलिंग होगी, साइटोप्लाज्म की भी डबलिंग होगी और फिर डीएनए की डबलिंग होगी. तो जो डीएनए की डबलिंग है वो हमारे इस टॉपिक का पार्ट है. और इस स्टेज के अंदर जहां डीएनए की डबलिंग होती है, इस स्टेप को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए को डबल करना, यानी क्रोमोसोम को डबल करना. और मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं कि ये कैसे होगा. ये है एक डीएनए का मॉलिक्यूल. मैं इसके एक स्ट्रैंड को रेड से शो करता हूं और दूसरे स्ट्रैंड को, यार ये थोड़ा साफ नजर नहीं है, मैं उसको बड़ा बना देता हूं. एक स्ट्रैंड हमारे पास ये है और एक स्ट्रैंड हमारे पास ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हो गए. ठीक है. अच्छा, अब एक डीएनए और भी है साथ में, दो डीएनए के मॉलिक्यूल है सपोज करें. दो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये एक न्यूक्लियस है. So here is the nucleus and these are the DNA molecule. This is called DNA strand, yeah, one polymer. So two strands of the DNA here. अब जब डिवीजन होगी तो डिवीजन के दौरान सबसे पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन में पहला स्टेप क्या होता है कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है ये अनवाइंड होंगे. अनवाइंड का मतलब ये है ये खुल जाएंगे. अब अगर इसको खोलना है तो आपने कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं? जी पूछ रहा हूं. अगर आपने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग करना है, अनवाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड्स को आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो हमारा एक स्ट्रैंड ब्लू वाला अलग हो गया, रेड वाला अलग हो गया. ये तो मैंने सेपरेट किया, बॉन्ड्स ब्रेक करवाए. ये दोनों ये वाले हैं, यहां से आए. इसी तरह यहां से भी यही कहानी होगी, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला. अच्छा, अब ये जो बॉन्ड्स ब्रेक करने वाला एंजाइम है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय एंजाइम
हेलिकेस। हेलिकेस एक एंजाइम है और जो कि हेलिक्स को, डीएनए की हेलिक्स को अनवाइंड करते हैं बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसका नाम भी हेलिकेस रखा गया है। अब जब आपके पास ये 4 स्ट्रैंड्स हो गए और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। हियर इज द न्यूक्लियस, हियर इज द न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एडेनिन भी पड़ा है, थायमिन भी पड़ा है, ग्वानिन भी पड़ा है, साइटोसिन भी पड़ा है और बहुत सारे तादाद में पड़े हैं, मिलियंस ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स। थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है, नाइट्रोजन बेसिस है, लेकिन जाहिर सी बात है ये नाइट्रोजन इस अलग तो नहीं होता है न्यूक्लियोटाइड इन द इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर कर दूं। मैं पहले इस स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ, कौन से वाले की, ब्लू वाले की, इसकी बात कर रहा हूँ। सपोज करें कि इसकी सीक्वेंस कुछ यूं है न्यूक्लियोटाइड की कि इसके ऊपर पहले एडेनिन लगा है, फिर एडेनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर साइटोसिन है, फिर साइटोसिन है, फिर साइटोसिन है, फिर थायमिन है, फिर एडेनिन है। ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है इसका। तो इसका जो रेड वाला है, इसका पैरेलल जो मैंने अनवाइंड किया है, आपके ख्याल में उसकी सीक्वेंस क्या होगी, जरा मुझे बताते जाएं आप लोग। क्या होगा? थायमिन, टी टी टी, थायमिन, टी, फिर सी सी, जी जी हम्म, जी हम्म, जी एटी हम्म, जी ए हम्म, टी ठीक, शाबाश। टी। ठीक हो गया। ये 2 स्ट्रैंड्स हमने इसकी बात, जो पहला वाला क्रोमोसोम है उसकी हमने बात, चाहिए तो हो गया एक क्रोमोसोम। इसी तरह मैं जो दूसरा वाला अभी उठाता हूं, फॉर एग्जांपल उसकी सीक्वेंस कुछ यूं है, टी, टी, ए, सी, सी, जी, टी एंड ए। ठीक है, तो इसका जो पैरेलल वाला होगा, रेड वाला, उस पे क्या होगा? ए हम्म, ए हम्म, टी हम्म, जी हम्म, जी सी ए टी। ठीक, शाबाश। ये हो गया हमारे पास सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये सीक्वेंस आई है, ये जो फ्री न्यूक्लियोटाइड पड़े हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इन फ्री न्यूक्लियोटाइड को कॉल किया जाएगा और हर एक का जो ओपोनेंट होगा, आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो इसके बराबर इसके साथ जुड़ता जाएगा। कैसे जुड़ेगा? आपको पता है कि मेरे पास यहाँ यहाँ ए लगा हुआ है पहला, तो अगर पहला ए लगा है तो अगर ये अपना पार्टनर ओपोनेंट बुलाएगा तो किसको कॉल करेगा? साइटोप्लाज्म से किसको बुलाएगा? टी 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 को कॉल करेगा। तो ये टी इसके बराबर में आके यहाँ पे अटैच होगा और इनके दरमियान 2 बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे। ये एडेनिन और थायमिन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद किसको कॉल करेगा? फिर एक और टी को कॉल करेगा। ये किसको कॉल करेगा? सी को। ये किसको कॉल करेगा? जी को। ये किसको कॉल करेगा? जी को। ये किसको कॉल करेगा? जी को। ये किसको कॉल करेगा? ए को। और ये किसको कॉल करेगा? टी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक जैसे कि एक कंगा होता है ना, कंगी की तरह है, मतलब ये एक एक अलग अलग लगा हुआ है, जैसे या टूथ की तरह, दांतों की तरह लगे हुए हैं, एक कंगी की तरह है, क्योंकि अभी इसकी जो मेन स्केलेटन है दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड्स की, वो अभी जुड़े नहीं है। फिर इनके दरमियान शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा, और जब शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। आई मीन ये आपस में जुड़ जाएंगे।
अब जरा मुझे बताएं, आपके पास डीएनए का एक नया मॉलिक्यूल बना या नहीं? देखें, इसी तरह जो रेड वाला है वो भी कॉल करेगा। वो किसको कॉल करेगा बताते जाएं। टी किसको कॉल करेगा? A ए को कॉल करेगा। तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा ए, डबल बॉन्ड बनेगा A ए, डबल बॉन्ड बनेगा ए, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जी, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, सॉरी हाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा सी, 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 टी एंड ए। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं पुराने वाले स्ट्रैंड को नंबर देता हूं। देखो ये पुराने वाले स्ट्रैंड है, नंबर 1, पुराना वाला नंबर 2, पुराना वाला नंबर 3, पुराना वाला नंबर 4। अब नंबर 1 के साथ जो नया स्ट्रैंड बना है इसको मैं शो कर रहा हूं ग्रीन कलर से। ये नया वाला है और ये भी नया वाला है। मुझे बताइए नंबर 2 का जो नया वाला बना है वो नंबर 1 के पुराने वाले की एग्जैक्ट कॉपी है या नहीं है? yes sir, नंबर 2 का जो नया वाला है वो नंबर 1 के पुराने वाली कॉपी की एग्जैक्ट है, एक जैसा है। और नंबर 1 वाले की जो कॉपी है वो नंबर 2 की पुराने वाले की एग्जैक्ट है, एक दूसरे की कॉपियां बना देते हैं। तो इस तरह अब आपके पास डीएनए के 2 मॉलिक्यूल बन गए, इसलिए क्योंकि अब इसका भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनेगा, तो इसका मतलब है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना, तो आपके पास डीएनए के 2 मॉलिक्यूल तो यहां बने। सेम यही चीज आप बराबर वाली भी चलेगी। अब यहां पे आप क्या कहोगे, ए के टी के साथ क्या बनेगा? ए बनेगा, ए बनेगा, टी बनेगा, जी बनेगा, जी बनेगा, सी बनेगा, ए बनेगा और टी बनेगा। तो ये आपके पास एक और स्ट्रैंड सही है। अब आपके पास डीएनए के 3 मॉलिक्यूल हो गए और आखिर में इसी तरह एक और मॉलिक्यूल बनेगा, इसको हम फिर शो करते हैं। ए के साथ टी, ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ टी और टी के साथ ए। इसी तरह आपके पास एक स्ट्रैंड दूसरा बना। अच्छा बच्चों अब मुझे बताओ आपने डीएनए के टोटल कितने मॉलिक्यूल बनाए? शाबाश, जवाब जल्दी दिया करो। कितने मॉलिक्यूल है? 4 4, 4 शाबाश। और पुराने डीएनए अगर पुराना सेल देखे तो उसमें कितने थे? 2। 2 तो डीएनए डबल हुआ या नहीं हुआ? yes sir हुआ डबल हुआ। अच्छा अब मुझे एक बात और बताओ, पुराने वाला डीएनए और नया वाला डीएनए, आई मीन ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये एक ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको undo कर लेते हैं। हाँ, अब आप इसको यूं देखो कि ये पूरा का पूरा एक सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है? तो ये भी वही सेल था और ये भी यही सेल है, इस स्टेप से ये स्टेप आया, डबलिंग हुई। मुझे एक बात बताओ, पुराना वाला डीएनए यानी 1 न्यूक्लियस के अंदर और नया वाला डीएनए में कितना परसेंट पुराना डीएनए है और कितना परसेंट नया डीएनए है? सर 50% पुराना डीएनए और 50% नया डीएनए। हाँ, क्योंकि नया स्ट्रैंड बना है पुराने वाले से कॉपी करके, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी रेप्लिकेशन डीएनए की सेमी कॉन्जर्वेटिव होती है। सेमी का मतलब है हाफ, कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्व करना। यानी डीएनए फिर भी हर जनरेशन में, हर सेल डिवीजन में आधी डीएनए अपने आप को कंजर्व करता है जबकि नया डीएनए बन जाता है। ये बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब आपके न्यूक्लियस के अंदर पहले यहाँ पे 2 डीएनए थे और अब यहाँ हमारे पास 4 डीएनए हैं। तो फिर अगर आप इस सेल को डिवाइड करेंगे और मैं इसके न्यूक्लियस को पहले डिवाइड करके, फॉर एग्जांपल मैं पार्टीशन जो है वो यहाँ लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पार्टीशन है। तो अब आपके पास 2 न्यूक्लियाई बने। ये एक न्यूक्लियस हुआ, ये दूसरा न्यूक्लियस हुआ। और हर एक न्यूक्लियस के अंदर कितने डीएनए हैं? 2। अब अगर ये अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल ये अलग सेल हुआ, सेल डिवीजन हो गई, और ये अलग सेल हुआ, तो आपके पास 2 सेल्स बने और दोनों सेल्स ओरिजिनल सेल्स के कॉपी है या नहीं है? एग्जैक्ट कॉपी है, बिल्कुल मिरर कॉपी है, कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आपने एक डीएनए ने दूसरे स्ट्रैंड को कॉपी किया जो पुराने वाले स्ट्रैंड की एग्जैक्ट थी। तो ये प्रोसेस कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर कुछ एंजाइम्स का रोल है जो मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूं। कुछ एंजाइम्स के नाम है। पहला एंजाइम जो है बड़ा मशहूर, इसको कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। इसका रोल क्या है? दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, और तीसरा है हेलिकेज। अच्छा, क्या काम है इनका? पहला काम तो मैं बताऊं कि ये फॉर एग्जांपल डीएनए का एक स्ट्रैंड है। अगर आपने इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करना है, खोलना है, तो अनवाइंड करने से पहले इनके दरमियान एक टेंशन क्रिएट करनी पड़ती है। टेंशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन, ताकि डीएनए का मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाए। मतलब अगर आप किसी 2 बंदों को लड़ाना चाहते हैं तो पहले उन दोनों के दरमियान नफरत फैलानी पड़ेगी। एक के कान में कुछ बोलना पड़ेगा, दूसरे के कान में भी कुछ बोलना पड़ेगा, ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, फिर लड़ाई होगी, ऐसी नहीं होगी। तो अगर आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना चाहते हैं तो पहले उनके दरमियान एक टेंशन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा। ये काम एक एंजाइम का है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। तो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? टेंशन क्रिएट करता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर, ताकि वो रिपल्शन शुरू हो जाए और वो टूट जाए। जब इनके दरमियान टेंशन शुरू हो जाएगी तो हेलिकेज के लिए आसान हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड चाहे कितने भी कमजोर हो फिर भी इतने कमजोर नहीं होते, इसको पहले डिस्टेबलाइज करना पड़ता है। तो इनको डिस्टेबलाइज करने के लिए आता है टोपोआइसोमेरेज, और हेलिकेज फिर इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेता है। जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो इनकी फ्री न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप डीएनए के 2 स्ट्रैंड है और वो अलग हो गए तो इसके फ्री न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे, सामने नजर आ रहे होंगे। जी सर, डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन प्लीज फिर से रिपीट कर दें। डीएनए पॉलीमरेज अभी मैंने नहीं पढ़ाया, अभी बताऊंगा बेटा। अभी तो मैंने टोपोआइसोमेरेज करवाया और हेलिकेज करवाया, सही है? ठीक है, समझ रहे हो? अभी मैं बताऊंगा डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि जब ये दोनों स्ट्रैंड्स एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड्स टूट गए और इनके दरमियान में फासला आ गया, एक्सपोज हो गए, तो अब क्या होगा कि जो फ्री न्यूक्लियोटाइड पड़े होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड पड़ते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी अट्रैक्शन के लिए भी जरूरी है एक और एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और बेटा ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये एक स्ट्रैंड के ऊपर बैठता है, इसके फॉर एग्जांपल 3rd प्राइमर पे आके बैठ जाता है फॉर एग्जांपल, और यहाँ इसके 5 प्राइमर के ऊपर आके बैठ जाएगा। 2 होते हैं, पेयर आता है डीएनए पॉलीमरेज का, पेयर आता है पूरा, एक उस वाले प्राइमर पे, एक उस तरफ डीएनए के टिप पे, एक नीचे वाले डीएनए के टिप पे। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज इन के साथ जो दूसरे फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करेगा। यानी एडेनिन के सामने कौन आएगा? थायमिन आएगा, थायमिन के सामने कौन आएगा? एडेनिन आएगा,
और साइटोसिन के सामने कौन आएगा, ग्वानिन आएगा, और ग्वानिन के सामने कौन आएगा, साइटोसिन। तो ये जो कॉलिंग हो रही है और इनको अटैच करा रहे हैं, बॉन्डिंग, ये किसका काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है। और डीएनए पॉलीमरेज बाकायदा वॉक करता है, यानी वो यहाँ से जंप करेगा, इसको रीड करेगा, क्या लगा हुआ है, ए, तो टी अट्रैक्ट होगा और टी के दरमियान बॉन्ड बना देगा, कौन, किसकी मौजूदगी में, डीएनए पॉलीमरेज के बाद। फिर वो एक जंप लगाएगा यहाँ, फिर पढ़ेगा कौन, डीएनए, फिर ए को बुलाएगा। इस तरह जंपिंग करते करते वो यू ट्रेवल करेगा डाउन की तरफ और पीछे चेन बनाता जाएगा, इनके दरमियान शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनते जाएंगे। अच्छा, ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी जंपिंग यू होगी, ये किसको रीड करेगा, सी को, तो कॉल किसको करेगा, जी को। फिर आगे जंप करेगा, कॉल करेगा जी को, तो कॉल किसको करेगा, सी को। फिर ये जंप करेगा ए पे, तो कॉल किसको करेगा, टी को। फिर जंप करेगा, तो एक स्ट्रैंड, यानी अगर ये डीएनए के दो पुराने स्ट्रैंड है तो इसका नया स्ट्रैंड अगर यू बन रहा है तो इसका नया स्ट्रैंड यू बनेगा और इस तरह डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको सिर्फ पहले एक रफ आइडिया दिया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको एक आइडिया दे दिया। अब आप इसको ये समझ लो कि इसमें जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है ना, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड ये है और इसके ऊपर लगा है ए टी सी जी ए, ये एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए का। दूसरा मैं रेड से बना रहा हूँ, थोड़ा दूर बना रहा हूँ, टी ए जी सी एंड टी, ये दो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए। अब याद रखो, एक स्ट्रैंड ए हो गया, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड बी है, चलो मैं इसको नाम देता हूँ ए। बेटा मुझे एक बात बताओ, जो ए का अब दूसरा नया चेन बनेगा तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी? T A G E T A G C T ए या टी, टी से स्टार्ट होगा या ए से स्टार्ट होगा? T T टी से स्टार्ट होगा ना नया स्ट्रैंड जो बनेगा। तो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है टी ए जी सी टी, अब जो नया स्ट्रैंड बना है ना, ये इस स्ट्रैंड का जो ए का कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन बी का क्या है, एग्जैक्ट है या नहीं है? Yes, sir. एग्जैक्ट है। इसी तरह अब अगर हम ए का बनाएंगे कॉपी तो वो क्या बनेगी, ए टी सी जी और ए। अच्छा, अब एक जो मैं बात बताना चाह रहा हूं फाइनली, वो समझना है आपने। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उनमें हर एक स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहोगे, टेम्पलेट। क्या कहोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और एक को हम नाम देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इस नए चेन की, उसको मैंने सर्कल किया, जो नया स्ट्रैंड है, तो इस नए स्ट्रैंड का ए और बी में कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है और कौन इसका कोडिंग स्ट्रैंड है? क्या बी इसका कोडिंग स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, या ए इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड है या कोडिंग स्ट्रैंड? बता सकते हैं? इसने इसने ए को कॉपी किया या बी को कॉपी किया? Sir, इसने पहले वाले ने B को कॉपी की, इसने B को कॉपी की। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं, ये है एक्स और ये है वाई। वाई ये नए बने हैं, जिसको मैंने सर्कल किया ये नए बने हैं, और जो सर्कल नहीं है वो पुराने बने हुए हैं।
बताओ। जी एक अब बताओ बेटा, मुझे बताओ जरा, एक्स का कोडिंग स्ट्रैंड ए है या बी है? सर बी है। बी है, शाबाश। और ए क्या कहलाएगा इसका? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो पुराने, जो दो पुराने होंगे उसमें से एक उसका टेम्पलेट होगा और एक इसका कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो इसका बी जो है, जिसका कोड बनेगा वो उसका कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। अच्छा, वाई का कोडिंग स्ट्रैंड कौन है? ए। वाई का कोडिंग स्ट्रैंड क्या है? ए। और बी का क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है, एक्स, बल्कि मैं इसको यूं लिख देता हूं, ए is the template strand of X, but coding strand coding strand of Y. Similarly, मैं कहूँगा B is the template strand of whom? B is the template strand of Y. Shabbos, Y, but coding strand of whom? X. बेटा क्लियर हो गई बात? आज के लिए काफी है इंशाल्लाह, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में। यस बेटा, सो डिड यू गेट द application? Is it clear? Yes, sir. ग्रेट, ठीक है इंशाल्लाह ताला। फिर कल इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में यही से स्टार्ट लेंगे, ठीक है? कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स? कोई पूछना हो तो बताइए कि फिर मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। चलो देन, ठीक है इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।